हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड एंड टीजीटी एग्ज़ाम के लिए मैं साइंस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपके लिए लेके आया था। फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका था, दूसरा प्रैक्टिस सेट मैंने शुरू कर दिया है जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ये वीडियो नंबर 2 होने वाली है आज, और वीडियो नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। 25 क्वेश्चन तक वीडियो नंबर फर्स्ट में हो चुके हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और हर एक टॉपिक को इंक्लूड करते हुए मैं रख रहा हूँ। केमिस्ट्री के भी सारा मतलब जितना भी सिलेबस दिया हुआ है सब में से मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, और फिजिक्स में से भी एक एक टॉपिक को उठा करके सबसे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ क्योंकि मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो आप उन चीज़ को भी अपने पास नोट कर लीजिएगा कि डिटेल एक्सप्लेनेशन से हमें किस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में शुरू करेंगे 26 क्वेश्चन से। देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या कहता है। 26 क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन फॉर द रिसॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए व्यंजक क्या होगा। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का व्यंजक बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लैम्डा बाई डी, 1.5 लैम्डा बाई डी, 1.22 लैम्डा बाई डी, 1.75 लैम्डा बाई टी। ओके, इसके लिए बताना है। तो फ्रेंड्स, दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता है, रिसॉल्विंग पावर आप कह दो या फिर रिसॉल्विंग लिमिट कह दो, मैं लिमिट भी लिख देता हूँ, कई बार लिमिट भी दे देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.22 लैम्डा बाई डी। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसका एक क्वेश्चन हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है। वो न्यूमेरिकल बेस था, उसमें लैम्डा और डी की वैल्यू दी हुई थी, वो उससे हमें निकालना। तो प्रैक्टिस सेट 1 में इसका एक क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था, लैम्डा बाई डी से ही अप्रोक्सीमेशन करके आंसर दे रखा था, लेकिन मैंने वहाँ भी कहा था कि 1.22 लैम्डा बाई डी एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये ध्यान रखना है, इसका सी इज द करेक्ट आंसर। 1.22 लैम्डा बाई डी ये सही है, यही याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। पोलराइजेशन इज अ फेनोमेना विच इज ऑब्जर्व इन। ध्रुवण घटना है जिसे हम निम्न में अवलोकित कर सकते हैं। तो ये बताना है कि इसमें हम ध्रुवण की घटना किस में देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों में, साउंड वेव्स ध्वनि तरंगों में, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स अनुप्रस्थ यांत्रिकी तरंगों में, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स अनुदैर्ध्य यांत्रिकी तरंगों में। तो हमें इसमें बताना है। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूं तो पोलराइजेशन की जो घटना होती है जनरली अगर हम देखें तो विजिबल रेस के साथ ही हमारे पास है पोलराइजेशन की फेनोमेना। तो विजिबल वेव्स में तो होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक रूप है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड थिंग, जो अगर हम बात करें कि पोलराइजेशन की घटना और किस में होती है, तो पोलराइजेशन जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव में भी होता है। किस में होता है? ट्रांसवर्स वेव्स में भी होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव बहुत तरह की होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव का एक रूप है, और ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ जो तरंगे होते हैं वो बहुत तरह की होती हैं। तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि पोलराइजेशन जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव में भी होता है, और ट्रांसवर्स वेव का एक रूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन बन रहे हैं वैसे तो, अगर देखा जाए तो ए बी एंड सी। तो हम सी के साथ जाएंगे क्योंकि ट्रांसफर वेव में वो सारी वेव्स आ जाती हैं जो पोलराइजेशन की घटना को करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फोर्थ ऑप्शन इसमें आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो फ्रेंड्स देखो, अनुप्रस्थ यांत्रिकी तरंगे और अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे, इनमें कई बार कंपैरिजन आता है। तो मैं आपको एक शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ट्रांसवर्स वेव कैसी होती है, ठीक है, और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल है वो कैसी होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे और ट्रांसवर्स वेव को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो फ्रेंड्स देखो, अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, जो पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है, ठीक है, वो मीन पोजीशन के अप एंड डाउन होता है। पार्टिकल का ऑसिलेशन कैसा होता है? अप एंड डाउन। तो इस तरह से बनते हैं। अब इसको, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में मतलब एक तरह से जो पार्टिकल्स के होते हैं वो अपने साइड बाय साइड, साइड बाय साइड मोशन दिखाते हैं। मैं इसको आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ये मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, कभी तो एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं और कभी उनसे दूर चले जाते हैं। मतलब मीन पोजीशन में ही आपस में ही वाइब्रेट करते हुए कभी पास कभी दूर, कभी पास कभी दूर, इस तरह से मोशन करते हैं, ठीक। अब इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक स्लिंकी लो। स्लिंकी क्या होती है? स्लिंकी होती है स्प्रिंग की इस तरह से बनी बनी होती है ना, वो लो। अब स्लिंकी को मैंने यहाँ से बांध दिया, और ये जो स्लिंकी है ये मैंने ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट कराई,
जैसे हम एक रस्सी को पकड़ के ऊपर नीचे उछालते हैं ना, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो फ्रेंड यहाँ जो वेव क्रिएट हो रही है, ये जो वेव है वो कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव्स, दैट इज अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अब इसी सिलिंडर को मैंने इससे बांधा और मैंने क्या करा, उसे दबाया और कहीं पर खींच लिया, मतलब दबा के छोड़ दिया, तो क्या होगा? कहीं पर तो उसके स्प्रिंग पास पास हो जाएंगे, कहीं पर उसके गैप जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं पर पास पास, कहीं पर दूर दूर। तो ये वाली होती है, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है फ्रेंड्स, दो चीज़ तो क्लियर समझ में आई, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसमें आप ये देखो कि ट्रांसवर्स वेव में दो रीज़न है, एक ऊपर और एक नीचे। इस ऊपर वाले पोजिशन को, जो सबसे ऊपर होता है, उसे हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब शिखर बोलते हैं। और नीचे वाली चीज को हम बोलते हैं गर्त, दैट इज टो। ओके, इसी तरह से अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वे में देखें तो इसमें भी हमारे पास दो रीजन है, मैं ग्रीन कलर से आपको दिखाता हूँ। एक तो ये वाला रीजन, ठीक है, जिसमें स्प्रिंग बहुत पास है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास हैं, ठीक है, और एक दूसरे वाला रीजन जिसमें पार्टिकल काफी दूर दूर हैं, ठीक है, ये वाला रीजन जिसमें दूर है, ठीक, ये वाला रीजन। और हरे वाला कौन सा था? जिसमें पार्टिकल पास पास है। तो दो तरह के रीजन हो गए। अब इन रीजन को जैसे यहाँ पे तो क्रेस्ट एंड ट्रो कह दिया था, ऊपर वाले को क्रेस्ट शिखर, नीचे वाले को गर्त। इसमें इन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें जो दो रीजन बनते हैं उन्हें कहते हैं कंपेयर कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन। तो जो पास वाले हैं उन्हें हम कहते हैं कंप्रेशन, सी फॉर द कंप्रेशन, कंप्रेशन। और जो ये दूर वाले हैं उनको हम कहते हैं रियरफैक्शन। दूर वालों को हम क्या कहते हैं? रियरफैक्शन, जिसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं, रेयर फैक्शन कहते हैं। ओके, तो कंप्रेशन वालों को हिंदी में संपीड़न वाला क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, और जो रेयर फैक्शन होते हैं विरलन कहते हैं उन्हें, विरलन, ठीक है। तो ये चीज अब समझ में आया ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या है। अब पोलराइजेशन में क्या होता है कि पोलराइजेशन एक घटना है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हर एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है वो सब में मोशन कर रहा है, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है वो सब में मोशन कर रहा है। तो पोलराइजेशन में क्या होता है, एक पोलरीमीटर का डिवाइस होता है जिससे वो इन पार्टिकल्स की डायरेक्शन को सिर्फ एक डायरेक्शन में कर देता है, पार्टिकल की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में कर देता है, और इस लाइट को हम क्या कहते हैं? पोलर लाइट या पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, पोलराइज्ड कर देता है। समझ गए? ये हमारा कंसेप्ट था पोलर का। तो पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के केस में हो सकता है, अनुप्रस्थ के केस में हो सकता है। ओके, अब अनुप्रस्थ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वेव्स अनुप्रस्थ होती है? सबसे पहले तो मैंने बताया जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है सारी की सारी आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। सेकंड, अगर डेली लाइफ के एग्जाम्पल की बात करो तो पानी में कभी पत्थर मार के देखना, पानी में पत्थर जैसे मारते हैं उसमें रिपल्स बनती हैं, तो वो जो रिपल्स होती हैं, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं रिपल्स ऑन द वाटर, जो पानी के ऊपर जो रिपल्स बनते हैं, वेव्स बनती हैं, वो भी कैसी होती हैं? वो भी ट्रांसवर्स वेव होती है, वो भी इस तरह से लहरदार जाती हैं, ठीक है। तीसरा आपका बेस्ट एग्जांपल क्या आ सकता है? स्ट्रिंग वेव। कौन सी वेव्स? स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है। कोई आपने इस तरह से वाइब्रेशन करा, ठीक है, और इस तने को पकड़ के इधर सरका के और छोड़ दिया, तो वो इधर 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 ऐसे भागेगी। तो इसके कारण भी ये ऐसे ऐसे जो मोशन हो रहा है, ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूँ, जो ये लेफ्ट राइट भाग रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स मोशन कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव वाला मोशन कहेंगे, ठीक है। तो इसे भी हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग वेव्स को भी क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होती है, स्ट्रिंग से जो वेव्स निकलते हैं वो भी ट्रांसवर्स होती है, जैसे गिटार वगैरह में, जैसे गिटार हो गया और जो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है सब में, ओके। और जो एक और नेचुरली अगर हम बोलें तो सेस्मिक वेव जो हमारे अर्थक्वेक में बनती है, सेस्मिक सेकेंडरी वेव, सेस्मिक सेकेंडरी, यहाँ पे एस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेस्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सेस्मिक वेव्स होती हैं जो हमारी अर्थ के अंदर बनती है, जब भूकंप वगैरह आता है, तो उसकी सेकेंडरी जो वेव्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं? वो भी ट्रांसवर्स वेव होती है। तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया ट्रांसवर्स वेव के बारे में सारा। तो सबसे पहले क्या है कि पार्टिकल जो होता है मीन पोजीशन के अप एंड डाउन मोशन करता है, अप एंड डाउन मोशन करता है। वेवलेंथ का आपको पता होना चाहिए, दो क्रेस्ट या दो ट्रोक के बीच की दूरी, या फिर एक पूरी वेवलेंथ के, एक क्रेस्ट और एक ट्रोक के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। मीन पोजीशन से लेके मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा रहा है, कितनी उसकी हाईएस्ट पोजीशन है पार्टिकल्स की, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक थी। उसके बाद हमने देखा कि इसमें दो पोजीशन होती है, क्रस्ट एंड ट्रो, ठीक, ये हमें पता लग गया।
ये इसका पोलराइजेशन हो सकता है क्योंकि इसके पार्टिकल हर एक डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। पोलरीमीटर के थ्रू एक प्लेन में आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। कौन कौन सी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितनी भी टाइप के हैं सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। रिपल्स ऑन द वाटर, जो पानी के ऊपर रिपल्स बनती है वो स्ट्रिंग वेव्स, ये भी हमारी कैसी होती है ट्रांसवर्स वेव होती है। सिस्मिक साउंड सिस्मिक सेकेंडरी वेव्स जो होती है वो भी ट्रांसवर्स वेव होती है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल को मैंने समझाया ना, एक स्प्रिंग को दबाओ और फिर छोड़ दो तो क्या होगा, स्प्रिंग में कुछ ऐसी पोजीशन बनेगी जहां पर स्प्रिंग के जो एक तरह से फेरे हैं वो पास पास होंगे लूप्स, और एक जगह ऐसी बनेगी जहां पर वो दूर होंगे, फिर पास फिर दूर फिर पास। इस तरह की जो ये वेव्स है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो, मान लो एक आपने आयरन की रोड ली और आयरन की रोड को आपने इधर से स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, कहीं पर तो पार्टिकल पास पास होंगे, कहीं पर वो दूर दूर होंगे, कहीं पर पास पास होंगे। ठीक है, यहाँ पर पास पास हो गए और यहाँ पर दूर दूर हो गए, फिर यहाँ पे पास पास हो गए, यहाँ दूर दूर हो गए। ठीक है, तो ये कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इन लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो रीजन बनते हैं, जहाँ पे पास होते हैं उन्हें कंप्रेशन का रीजन कहते हैं, दैट इज संपीड़न कहते हैं, जहाँ दूर होते हैं उसे रेयरफेक्शन या विलन कहते हैं। इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब ये किस किस की है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या आएगा अगर पूछने लगे कौन सी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो साउंड वेव्स होती हैं, जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो इसी तरह से होती हैं। आप किसी ड्रम को हिट करके देखो, ठीक है, कोई भी ड्रम अगर आप हिट करते हो तो ड्रम हिट करने के बाद क्या होगा, ठीक है, वो पहले दबेगा और फिर छूटेगा, दबेगा और छूटेगा, इस तरह से जो पोजीशन चलती है वो क्या होगी, साउंड वेव जो ड्रम से बनती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक है, और सेकंड जो हमारी आती है वो कौन सी आती है, सिस्मिक प्राइमरी वेव्स, सिस्मिक पी वेव्स, पी मतलब प्राइमरी वेव। जो सिस्मिक वेव्स बनती हैं जो अर्थ के अंदर भूकंप के दौरान बनती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट के कारण मूवमेंट होता है उसके कारण जो बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्मिक प्राइमरी वेव्स। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर। अब एक चीज़ और रह गई इनमें, वो भी बता देता हूँ, वो भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप वो भी सुन लो। हाँ हाँ, वो बात थी कि ये, हाँ मीडियम्स की बात करते हैं। ट्रांसफर से के लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, इनके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, नो मीडियम रिक्वायर्ड, ये बिना मीडियम के भी चल सकती है, दैट इज वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, अब इनके लिए लॉन्गिट्यूडनल के लिए सॉलिड, लिक्विड या गैस मीडियम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स बेस्ड होती हैं इसलिए इनके लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ये सारी चीज़ें हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, मैंने आपको पूरा मतलब बता दिया जितना भी आपके खास काम का था। तो इसमें से क्या आ सकता है, इसमें से आ सकता है ट्रांसवर्स वेव में से कौन कौन सी होती है, किस तरह से होती है, पोलराइजेशन की घटना हो सकती है, मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती, लॉन्गिट्यूडनल में मीडियम की रिक्वायर्ड होती है और पोलराइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में मेरे आंसर हो गए सी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत तरह की होती हैं, सब में पोलराइजेशन हो या ना हो वो नहीं हम कह सकते। सो ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं उनका पोलराइजेशन हो सकता है, सो सी इज द बेस्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन नॉट टेक प्लेस इन द साउंड वेव, इनमें से कौन सी घटना साउंड वेव्स में नहीं हो सकती, रिफ्लेक्शन हो सकता है, परावर्तन होता है, इंटरफेरेंस व्यतिकरण भी होता है, डिफ्रेक्शन विवर्तन भी होता है, पोलराइजेशन ध्रुवण नहीं हो सकता। मैंने बताया ना साउंड वेव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि साउंड वेव कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अब जब ये अनुदैर्ध्य तरंगे है तो इनमें पोलराइजेशन नहीं होता, तो डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें पोलराइजेशन नहीं होता, ध्रुवण नहीं होता। बाकी सब हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, इंटरफेरेंस व्यतिकरण भी हो सकता है, व्यतिकरण मतलब दो वेव्स टकराएंगी, विवर्तन मतलब किनारों से लेकर मुड़ जाएंगी, जगह में फैल जाएंगी, वो सब हो सकता है। ठीक है, पोलराइजेशन नहीं हो सकता। बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। व्हाट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल एट द एंगल ऑफ पोलराइजेशन देन द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड बीम्स आर। जब पारदर्शी माध्यम के समतल प्लेट के ऊपर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तब परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मैं कहूँ तो एक तरह से एक लो उठा के इन्होंने दे दिया इसमें, और लो पूछने की बजाय, ठीक है, इन्होंने पूछ लिया कि उसका कंसेप्ट क्या है, ये चीज़ है। इन्होंने कहा कि एक सरफेस के ऊपर अगर कोई इंसिडेंट रे गिरती है और वो गिरती है एंगल ऑफ पोलराइजेशन से, यानी जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर है, तब जो इससे रिफ्लेक्टेड हुई रे और जो इससे रिफ्लेक्टेड वेव हुई इनके बीच का एंगल कितना होता है, ये इन्होंने पूछा है।
ठीक है, ये कैसी होती है भाई? देखो, टकराने के बाद जो वापस जा रही है उसे रिफ्लेक्टेड कहते हैं, और अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम में अंदर चली जाती है तो उसे रिफ्रैक्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुई बात? ये तो क्लियर हुआ होगा। ओके, दिस इज द नॉर्मल। ओके, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो ये कह रहे हैं जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और रिफ्रैक्टेड रे के बीच क्या एंगल होता है, किस तरह का एंगल होता है, कितने डिग्री का एंगल होता है। तो इन्होंने पूछा है क्या एक दो दूसरे के समांतर होती हैं? तो फ्रेंड समांतर तो नहीं हो सकती, रिफ्लेक्टेड ऊपर की ओर जा रही है, रिफ्लेक्टेड नीचे की ओर जा रही है। समांतर तो नहीं हो सकती। इंक्लाइन बाय 45 डिग्री, 45 डिग्री कोण पर झुकी, मतलब इनके बीच का कोण 45 डिग्री होता नहीं। 60 डिग्री नहीं होती। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कंसेप्ट की। देखो फ्रेंड्स, देखो, ये जो आया था ये आया था ब्रिस्टर लॉ से। किससे आया था? ब्रिस्टर लॉ से। तो ब्रिस्टर लॉ क्या कहता है? when a light when a light falls on the transparent medium, then the angle between the reflected surface and the refracted ray will be 90 degree, and this angle is called polarization। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब किसी सरफेस पर कोई एक लाइट गिरती है और उसकी लाइट की गिरने के बाद रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहलाता है, ध्रुवन कोण कहलाता है तब। ठीक है, तो ये दूसरे तरीके से आ सकता है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल आई किसके बराबर है? तो एंगल आई एंगल पी के बराबर जाएगा, ध्रुवन कोण के बराबर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ गए बात? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। स्फेरिकल एब्रीवेशन इन अ लेंस इज ड्यू टू, ये कहना है लेंसों में गोणीय विपतन का कारण क्या है? लार्जर फोकल लेंथ फॉर द मार्जिनल रेज एज कंपेयर टू द पैराक्सियल रेज, सीमांत किरणों के लिए उपाक्षीय किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होना। लार्जर फोकल लेंथ ऑफ द पैराक्सियल रेज एज कंपेयर टू द मार्जिनल रेज, उपाक्षीय किरणों के लिए समांत किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होना। वेरिएशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद कलर, irregularities on the lens surface। तो फ्रेंड देखो, इन्होंने कंसेप्ट पूछा बहुत अच्छा, दैट इज द स्फेरिकल एब्रीवेशन। तो पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर आपको आंसर ढूंढना है। ठीक है, ये समझते हैं। ये स्फेरिकल एक तरह से एब्रीवेशन के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, मतलब डायग्राम रखा हुआ है। अब इसमें समझो पहले लेंस में कि कौन सी तो मार्जिनल होती हैं, कौन सी पैरेक्सियल होती हैं, और किस किस तरह की फेनोमेना है। तो मैं इस डायग्राम को अपनी ओर से आपको बना के दिखाता हूँ। देखो, इसमें क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिससे हम इस फेनोमेना को समझ रहे हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस की ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, और प्रिंसिपल एक्सिस से सबसे ऊपर किनारों से, बिल्कुल ऊपर के किनारे से जो लेंस की रेज आ रही है वो लेंस के कॉर्नर से टकराती है, मतलब एकदम कॉर्नर से तो नहीं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ से टकराई। ठीक है, तो ये जो रेज होती है फोकस करके चली जाती है। अब ये लेंस दोनों साइड से आ रही है, फोकस करके चली जाती है। तो जो ये बहुत बाहर की रेज आ रही है इन्हें हम कहते हैं मार्जिनल, क्योंकि ये बिल्कुल मार्जिन पे आ रही हैं। भाई मार्जिन क्या होता है? कागज के साइड की बिल्कुल बाउंड्री जो होती है उसे मार्जिनल कहते हैं। तो इसलिए इन्हें भी मार्जिनल कह रहे हैं, और मार्जिनल के साथ साथ इन्हें एक और नाम दे सकते हैं, इन्हें पेरीफेरल रेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीफेरल रेज। ठीक है, तो पेरीफेरल रेज लेंस से आई, फोकस कर दिया एक पॉइंट पे। अब दूसरे टाइप की जो रेज आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैराक्सियल वेव। प्रिंसिपल एक्सिस के पास की जो रेज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैराक्सियल वेव्स। क्या कहते हैं? पैराक्सियल वेव्स। अब ये हो गई हमारी पैराक्सियल रेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी कौन सी होगी? पैराक्सियल रेज। ओके, ठीक, हिंदी में ऊपर वालों को सीमांत और इन वालों को हम क्या कह सकते हैं? इन वालों को हम कहते हैं उपाक्षीय। पैराक्सियल को हम क्या कहते हैं? उपाक्षीय। ठीक, ये हो गई दो चीज समझ में है ना, मार्जिनल कौन सी है, पेरिफेरल कौन सी है, और पैराक्सियल कौन सी है। ये तो क्लियर हो गया। अब समझते हैं स्फेरिकल एब्रीवेशन है क्या। अब इस चीज पे ध्यान दो कि जो मार्जिनल रेस थी वो तो यहाँ पे फोकस कर रही है, और जो पेरिफेरल थी वो यहाँ पे फोकस कर रही है। ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है फोकस के बीच का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसी को हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रीवेशन। क्या कहते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन।
स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है, गोलीय विपतन, गोलीय विपतन, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज है, एक चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो ये मार्जिनल का फोकस पॉइंट हो गया, ये जो पैरेक्सियल है उसका फोकस पॉइंट हो गया, उन दोनों के बीच का जो गैप आता है उसे हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रीवेशन। अब इसके बीच में एक पॉइंट आता है जहां पर ये दोनों क्रॉस कर रही हैं, ये वाला पॉइंट्स, ठीक है, मैं थोड़ा तिरछा रहा है लेकिन कोई नहीं, सही है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई। अब सुनो, ये तो हो गया स्फेरिकल। अब क्योंकि स्फेरिकल कैसा है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है। अब इसमें एक और आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या होता है कि जो हमारा पैरेक्सियल का फोकस आता है उससे लेकर के मार्जिनल रेज कहाँ तक जारी हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स स्फेरिकल एब्रेशन, ओके, एब्रेशन, ठीक, ट्रांसवर्स स्फेरिकल एब्रेशन। तो ये चीज है, चीजें समझ में आई फ्रेंड्स। तो ये मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कि स्फेरिकल एब्रेशन में हो क्या रहा है। स्फेरिकल एब्रेशन में मार्जिनल रेस का फोकस जो होता है वो कम होता है, फोकस दूरी कम होती है, और पैरेक्सियल रेस की जो फोकस दूरी होती है, अब खुद देख लो वो कैसी होती है, वो ज्यादा होती है। और इसी के कारण क्या होता है, इन्हीं चीज के कारण क्या होता है, इसी के कारण क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेशन, गोलीय विपतन की घटना होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूरा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, अब आपको आंसर देने में आसानी होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास था लार्जर फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज एज कम्पेयर टू पैरेक्सियल, कि जो मार्जिनल रेज हैं उनकी फोकल लेंथ ज्यादा है, तो ये तो गलत हो गया, मार्जिनल की फोकल लेंथ कभी ज्यादा नहीं होती। सेकंड ऑप्शन है लार्जर फोकल लेंथ ऑफ पैरेक्सियल रेज एज कम्पेयर टू मार्जिनल रेज, बिल्कुल सही है, पैरेक्सियल रेज की जो फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मार्जिनल, मार्जिनल की कम होती है, पैरेक्सियल की ज़्यादा होती है, मार्जिनल मतलब किनारे वालों की कम, बीच वालों की ज़्यादा, ठीक है। सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं थर्ड की, वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद कलर, गलत, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर के साथ नहीं होता, उसे हम कुछ और कहते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से उसका नाम तो है, ध्यान नहीं आ रहा अभी, बता दूंगा जब याद आ जाएगा। इरेगुलरिटी ऑफ द लेंस सरफेस, ये भी गलत है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। जो पैरेक्सियल है उनकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, मार्जिनल की फोकल लेंथ कम होती है, इसी के डिफरेंस को हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक, क्लियर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। द रेडियाई कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेस ऑफ ए लेंस आर इक्वल and it's is made of material of refractive index 1.5, its focal length will be। ये कह रहे हैं फ्रेंड्स, किसी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान है, आर है, तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फ्रेंड ध्यान दो, आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोमा फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये तीन चीजें मिल जाएं, समझ जाना एक ही फॉर्मूला है जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। फ्रेंड्स फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। अब इस फॉर्मूले में ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि एफ फोकल लेंथ है, म्यू जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और R1 एंड R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये जो फॉर्मूला है वो लेंसेस के लिए है क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का केस लेंस में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे तो फोकल लेंथ तो एक दी हुई है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर दो क्यों दी हुई है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 तो ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है, तो चेंज क्या है, ध्यान दो। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये चीजें। मान लो एक लेंस ये है, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर मैं इसकी फोकल लेंथ देखूं तो ये मान लो ये f1 है, ये इधर f2 है, और ये जो होती है हमारी 2f1 होती है, और इधर वाली अगर हम बनाएं तो 2f2 होती है। फ्रेंड ध्यान दो, अब ये वाली जो 2f2 है
क्योंकि फोकस का जो डबल होता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं मिरर के केस में। लेकिन ये जो 2f1 है इसको मैं r1 भी तो बोल सकता हूँ, और ये 2f2 है इसे मैं r2 भी तो बोल सकता हूँ, ठीक है। या फिर इधर वाले को r1 इधर वाले को r2, मतलब कुछ भी बोल सकता हूँ, समझ गए ना। तो फोकस का डबल पॉइंट जो होता है उसे ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वहां तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? पक्का, ठीक है। अब उत्तल लेंस के लिए ध्यान दो। इसके लिए उत्तल लेंस दैट इज कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक साइड जो आ रहा आएगा वो पॉजिटिव आएगा और एक साइड जो आ रहा आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसी तरह से इसकी फोकस इधर वाली नेगेटिव होती है, इधर वाली पॉजिटिव होती है। लेकिन हमें तो मेन फोकस से मतलब है, क्योंकि अगर हम राइट रेज इधर से लेके आते हैं तो वो इधर ही करता है, जिसे हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। लेकिन जो R1 और R2 रखे जाएंगे वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखा जाता है इस फॉर्मूले में। इसलिए 1/R1 माइनस 1/R2 रखना पड़ता है। ये नहीं कि आर आर क्लियर है तो कट गया, नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, इसलिए चीजें चेंज होती है। छोटी छोटी चीजें बस याद रखने की होती हैं, ठीक है। अब तो सारी कहानी क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, चले आगे। चलो अब सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। बस मैंने बता दिया ना, अगर फोकल लेंथ दिखाई दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाई दे, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाई दे, समझ लो ये वाला फॉर्मूला आपका लगना है। तो 1/f जो कि कैलकुलेट करना है, म्यू माइनस 1 दैट इज 1.5 माइनस 1, ठीक है। और 1/r1, अब चाहे तो r1 को पॉजिटिव ले लो चाहे r2 को, मैं r1 को r मान रहा हूँ, पॉजिटिव का रख रहा हूँ, और माइनस r2 को माइनस r रख रहा हूँ, ठीक है। r2 को माइनस r रख रहा हूँ, समझ गए ना। r2 को मैंने नेगेटिव वाला माना और r1 को पॉजिटिव साइड चेंज कर लिया। तो 1/f इजिकल क्या रह गया, 0.5 इंटू 1/r प्लस 1/r, 1/r प्लस 1/r दैट इज 2/r हो गया, ओके। 0.5 इंटू 2/r कितना हो गया, 0.5 इंटू 2/r। अब ये क्या हो गया, बराबर 1/f बराबर 1/r आ गया। तो यहाँ सीधे सीधे हमें पता लगता है फोकस किसके बराबर है, आर के बराबर है। फोकस किसके बराबर है, आर के। अब ये फोकस जो आर के बराबर है, फोकस दूरी तो आ गई, लेकिन क्योंकि हमने क्या किया था, हमने कोई सा भी आर पॉजिटिव और नेगेटिव रखा था, सो आंसर विल बी ए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लस माइनस आर। ठीक, क्लियर हुआ, पक्का, कंफर्म। तो फ्रेंड्स चीज़ें ध्यान रखनी है कि फॉर्मूले में अगर 1/r1 माइनस 1/r2 दिया था जबकि आर सेम था, तो ऐसा क्यों है कि फॉर्मूले में यहाँ इंक्लूड है जबकि आर ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव का फर्क है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 बाय मिस्टेक आई थिंक ये 31 है, तो ये 32 होना चाहिए फ्रेंड्स, ये है 32। इसको सही कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। A concave lens of a glass of refractive index 1.5 has both surface of the same radius of curvature r. On immersion in a medium of refractive index 1.75, the lens will behave as. Friends, ये क्वेश्चन भी आप बता दो अब कहाँ से आया होगा। सेम फॉर्मूला, बिल्कुल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया, ठीक है। और कॉनकेव लेंस है, हमें ये भी पता लग गया। इतनी सारी चीज़ पता लग गई, तो इसने जनरली क्या निकालना है, फोकस दूरी ही निकालनी पड़ेगी। दैट इज फोकस दूरी का ही इन्होंने कंसेप्ट दिया हुआ है। बस फोकस दूरी के साथ ये भी बताना है, क्योंकि वो मीडियम चेंज कर रहा है, वो पहला जो मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उससे उसे दूसरे मीडियम में लेके जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है। तो लेंस में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना, ठीक है। वही चेंज बताना है कि फोकस दूरी में क्या चेंज हो जाएगा या फोकस दूरी क्या आ जाएगी, बस ये बताना है, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन लगेगा थोड़ा नए स्टाइल से, कुछ खास नहीं, मतलब अलग कुछ नहीं है सेम ही। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है 1/f इज इक्वल म्यू ऑफ एल अपॉन म्यू ऑफ एम माइनस 1, और इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, दैट्स इट। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? अब फ्रेंड्स ये म्यू एल एंड म्यू एम क्या है, लिख देता हूँ। इट इज म्यू एल दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल लेंस, ठीक। और म्यू एम दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। बस इतना अगर आप याद रख लोगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, लेंस का ऊपर रखना है फॉर्मूले में, ठीक। शुरू करो।
1 upon f is equal mu l that is refractive index of lens 1.5, medium 1.75 minus 1 इंटू 1 अपॉन R1। अब देखो कॉनकेव लेंस है तो 1 अपॉन R1 को रखो नेगेटिव माइनस 1 अपॉन R2 को रखो पॉजिटिव। ठीक है, वैसे किसी को भी रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज होगी। ठीक, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल 1.5 अपॉन 1.75, इसको हम 150 अपॉन 175 लिख लेते हैं, इजी रहेगा कैलकुलेट करने में, है ना। और ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा -1/r दैट इज -2/r। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये सॉल्व करके देखना। 1 अपॉन एफ इज इक्वल -25 अपॉन 175 इंटू -2/r। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल 25 से 175 का, तो ये कटेगा 7 टाइम्स, 1/7 हो गया, 2 पॉजिटिव दैट इज 2/7 आर आ रहा है, ये आ गया। कितना आया, 1 अपॉन एफ इज इक्वल 2/7 आर। ठीक, तो एफ बराबर अब कितना आया, एफ बराबर इसका रेसिप्रोकल कर दो 7r/2 दैट इज 3.5 आर की फोकल लेंथ आ गई। अब फोकल लेंथ जो आई है 3.5 आर आई है। अब इससे ये कैसे पता लगे कि ये जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है ना फ्रेंड्स, तो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसके लिए आप वीडियो देख लेना, मैंने बनाई हुई है न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो, जिसमें मैंने सारे के सारे साइन कन्वेंशन समझाए हुए हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस बन गया 3.5 आर का बन गया, दो चीज। और कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट, क्योंकि इन्होंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बना है कन्वर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3.5 दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। अभिसारी लेंस 3.5 आर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस बन गया। ठीक है, इस तरह से हमने किया, तो फॉर्मूला ये भी याद रख लो, अगर दो मीडियम दिए हुए हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ओके, क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। लाइट इज पोलराइज्ड टू द मैक्सिमम when it is incident on a glass surface at an angle of incidence। प्रकाश का ध्रुवण महत्तम होगा जब इसे एक कांच की सतह के आपतन कोण पर डाला जाता है। फ्रेंड देखो, ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने बैठ गए तो होगा नहीं, क्योंकि कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ये डायरेक्ट कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। वैसे तो इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन डायरेक्ट कंसेप्ट भी याद रख लो। कांच के लिए, क्योंकि कुछ और नहीं दिया हुआ, तो कांच के लिए जो मैक्सिमम एंगल होता है वो होता है 57 डिग्री, 57 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लिया जाता है, यहाँ दे तो नहीं रखा लेकिन 1.5 लेते हैं। फॉर्मूला होता है म्यूजिकल tan IP, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1.5 इज इक्वल क्या हो गया, tan IP। अब एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या हो जाएगा बताओ, एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1.5 दैट विल बी इक्वल टू 57 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ से आता है। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया ही नहीं था तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना भी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों चीज़ें ध्यान रखना। कांच के लिए क्या होता है 57 डिग्री होता है, बाकी फॉर्मूला किसी के लिए भी लगेगा म्यूजिकल tan IP। ओके, ये भी पोलराइजेशन से रिलेटेड है, तो पोलराइजेशन के दो फॉर्मूले बता दिए, म्यू इज इक्वल tan IP जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो और एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकालना हो तब। ठीक है, दूसरा क्या फॉर्मूला आया था, दूसरा आया था ब्रूस्टर फॉर्मूला दैट इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ पोलराइजेशन, देन क्या होगा, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी इट विल बी पैरेलल टू रिफ्रैक्टेड रे, इट विल बी परपेंडिकुलर, नॉट पैरेलल, इट विल बी परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड रे। तो ये चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ, समझ गए। तो धीरे धीरे सारे सारे कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो वीडियो सब चीज़ की बनी हुई है, सारे के सारे लगभग कंसेप्ट जो है वीडियोस में बना चुका हूँ। देख लिया कीजिए, सर्च किया कीजिए स्टेप अप क्लासेस 02 लगा के आगे किसी भी टॉपिक के आगे स्टेप अप क्लासेस 02 लिखो, आपको वीडियो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 34 पर। ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स सरफेस द पाथ फॉलोड बाय लाइट इज दैट फॉर विच टाइम टेकन इज। उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर प्रकाश उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय है मैक्सिमम, मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नन ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, देखो कुछ अलग सा है कि नहीं, अलग सा है। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत इजी हो जाएगा, हम ये सोच लेंगे कि भाई
जो कॉन्वेक्स है लाइट जो है वो कैसे जाना चाहेगी, वो जाना चाहेगी सबसे छोटे रास्ते से, यही तो। और सबसे छोटे रास्ते जाएगी तो टाइम जो लगेगा वो मिनिमम लगेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन लेकिन इसमें भी एक कहानी है। अगर ये मिनिमम ही आंसर होता तो ये क्वेश्चन कभी ना आता, ठीक है। अब ये कौन से सिस्टम से आया, कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है और इसके बिहाइंड थ्योरी क्या है, वो सब समझिए। पहली चीज, ये जब भी आएगा ये रिफ्लेक्शन के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्टेड लिख दिया मैंने, रिफ्लेक्शन के लिए आएगा। एक बात तो रिफ्लेक्शन के लिए आएगा तो दो चीज इसमें खास होगी, या तो कॉन्वेक्स मिरर होगा या कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। या फिर एक चीज और हो सकती है, दैट इज द प्लेन मिरर, या फिर प्लेन मिरर होगा, हो सकती है कि नहीं? ठीक है, तीनों चीज हो सकती है। यहाँ फिलहाल कॉन्वेक्स सरफेस दिए हुए हैं, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए सेम चलता है, प्लेन के लिए अलग होता है। अब ये आया किससे? इसके लिए एक लॉ है दैट इज कॉल्ड फर्मातीज प्रिंसिपल, फर्माती का सिद्धांत। तो फर्माती का सिद्धांत ये कहता है कि जब लाइट चलती है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर, it chooses the path, it chooses the path for which the time taken is minimum in case of plane surfaces, in case of plane surfaces, and maximum in case of spherical surfaces. ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं इस फर्मेटी के प्रिंसिपल में कि जो लाइट जब चलती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है और किसी सरफेस से टकराती है रिफ्लेक्शन में, तो लाइट जो चलती है वो इस तरह से चलती है कि अगर प्लेन मिरर है तो वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पे चलती है ताकि कम से कम टाइम लगे, और कॉन्वेक्स सरफेस है या कॉनकेव सरफेस है या स्फेरिकल सरफेस कैसी भी है तो उसमें जो लाइट चलेगी उसमें मैक्सिमम टाइम लगेगा, ठीक है। ये इसकी बिहाइंड द प्रिंसिपल था, ऐसे कोई तुक्का मार के नहीं करा। सो ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मैक्सिमम विल बी आंसर। अब मैं आपको बता दूं बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं कि भाई लाइट जो चल रही है वो सीधी चलती है, तेजी के साथ चलती है, टाइम कम से कम लगेगा। तो फ्रेंड्स गलत मत करके आना, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए कंसेप्ट मैंने बता दिया, फर्मेटी का प्रिंसिपल है, पढ़ लेना, ठीक है। और कॉन्वेक्स सरफेस हो या कॉनकेव सरफेस हो, स्फेरिकल सरफेस हो, कैसी भी सरफेस हो, जो लाइट चलेगी उसके लिए जो वो पाथ लेगी उस पर जो टाइम लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। और प्लेन मिरर अगर है, प्लेन सरफेस अगर है तो उसके लिए जो टाइम लगेगा वो मिनिमम लगेगा। याद कर लीजिए, कंसेप्ट अच्छा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। द मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन operates between the temperature limits 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस विल बी। एक ताप इंजन जो ताप सीमाओं 27 डिग्री सेल्सियस तथा 127 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है कि अधिकतम संभावित दक्षता क्या होगी? फ्रेंड्स, इफिशियंसी ऑफ इंजन से क्वेश्चन आते ही आता है। अब चाहे इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन आ जाए, चाहे इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन आ जाए, चाहे इफिशियंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाए, ठीक है, कंसेप्ट लगना है। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है एटा इज इक्वल टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच। ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार, ठीक है, पिछली वीडियो में तो बिल्कुल क्लियर करा था। एक और फॉर्मूला आप लगा सकते हो, एटा इज इक्वल 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। दोनों फॉर्मूला एक ही है, चाहे कैसे भी आप यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर दिया है तब। अब ध्यान देना, इसमें जो हम टेम्परेचर रखेंगे वो हम रखेंगे केल्विन में। किस में रखेंगे? केल्विन में। जनरली हमें सेल्सियस में दिया जाता है, लेकिन सेल्सियस में नहीं, केल्विन में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी हमारा आंसर सही आएगा, ठीक। अब परसेंटेज देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, परसेंटेज इजीली निकल जाती है, ठीक। मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो तो परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। तो न्यू इज इक्वल 1 माइनस टी सी, टी सी देख लो कितना है, दैट इज कोल्ड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस का कितना हो गया, जल्दी से बताओ मुझे। 27 डिग्री सेल्सियस के लिए ये हो जाएगा
300 केल्विन और TH दैट इज हॉट 127 डिग्री सेल्सियस, तो ये जाएगा 400 केल्विन। तो एटा इज इक्वल 1 माइनस 300 डिवाइड बाय 400। तो एटा इज इक्वल कितना हो गया, 400 माइनस 300 डिवाइड बाय 400 दैट इज 100 अपॉन 400 इज इक्वल 1/4। ये तो आ गई। अब परसेंटेज में अगर निकालना है तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी 25%। तो इसकी दक्षता कितनी आ गई, 25%। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतना सा इजी सा क्वेश्चन था कार्नोट बेस्ड साइकिल पे। ठीक, क्लियर। आई होप कि अब तो कोई डाउट नहीं हुआ। चलो अगर डाउट है तो एक क्वेश्चन कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा अलग है। एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड द 100 डिग्री सेल्सियस, इट्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज। अब की बार कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा है, दक्षता नहीं पूछी, दोनों चीजें अलग है। कार्य गुणांक पूछा है। ओके, क्या पूछा है, कार्य गुणांक। तो रेफ्रिजरेटर है 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच वर्क कर रहा है, इतना तो पता लग गया होगा। सी दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, और TH दैट इज हॉट टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज 373 केल्विन। ये दो चीज़ें तो हम हमेशा एकदम से कर लेंगे केल्विन में। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई कार्य गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, या ये इफिशियंसी के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, इफिशियंसी के बराबर नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट यानी जो हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड आउटपुट, जितनी हमें उसमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, जितनी हमें लगानी पड़ेगी वो, और जितनी हमें चाहिए वो। क्योंकि रेफ्रिजरेटर के केस में ध्यान दो, रेफ्रिजरेटर के केस में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं। टेम्परेचर को कम करना है तो टेम्परेचर कम वाला, कम तापमान होगा हमारा डिजायर्ड, क्योंकि वो हमें चाहिए। और रिक्वायर्ड, जो हम उसमें वर्क करेंगे, ठीक है, जो हम उसमें कार्य करेंगे, कितना हमने कार्य किया, उससे हमें क्या मिला, उसी को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज COP। तो डिजायर्ड आउटपुट वो हम किसका रखें, कप तापमान जो हमें चाहिए, कितना चाहिए 273। रिक्वायर्ड आउटपुट कैसे निकलेगा, जरूरी आउटपुट कितना है, जितना हमने कार्य किया, दैट इज 373 माइनस 273। तो ये कितना रह गया, 273 डिवाइडेड बाई 100। सो COP बराबर कितना आ गया, 273/100। और क्योंकि इन्होंने इसी में दे रखा है, सो हमें आंसर मिल गया, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉइंट में देते तो 2.73 हो जाता, 2.73 हो जाता। ओके, क्लियर हुआ, इतनी बात क्लियर, समझ गए, हाँ या ना। तो फ्रेंड्स, COP का फॉर्मूला याद रखना है, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड आउटपुट। कम तापमान, क्योंकि रेफ्रिजरेटर है तो कम तापमान आपका डिजायर्ड होगा। ठीक है, और रिक्वायर्ड आउटपुट क्या होगा, जो भी कार्य करेंगे दैट इज TH माइनस TC। ठीक है, ये होगा। अब अगर यहाँ पे मान लो तापमान नहीं दिया, एनर्जी दे देते या हीट दे देते, ठीक है, तब क्या होता, तब सुनो ध्यान से, तब हम क्या लिखते, कम ऊष्मा डिवाइडेड बाय ज्यादा वाली ऊष्मा में से कम ऊष्मा घटा दो। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, मेरा फॉर्मूला बन जाता है QC अपॉन QH माइनस QC। और हमें पता है QH माइनस QC हमेशा क्या होता है, वर्क होता है, ये मैं पढ़ा भी चुका हूं। तो COP का फॉर्मूला ये बन जाता फॉर रेफ्रिजरेटर ओनली। ध्यान देना, ये सिर्फ रेफ्रिजरेटर के लिए है। अब क्योंकि अगर हम कुछ और यूज करेंगे तो उसमें जो हमारा डिजायर्ड होगा, हो सकता है वो ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो QC नहीं आएगा, कुछ और आएगा, दैट इज QH आएगा। अगर हमें ज़्यादा चाहिए हीट इंजन है तो ज़्यादा वाला आएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में ध्यान देना है, डिजायर्ड आउटपुट रेफ्रिजरेटर या हीट इंजन पे डिपेंड करता है। डिजायर्ड आउटपुट रेफ्रिजरेटर है तो कम है, कम चाहिए, कम करना है, और हीट इंजन है तो ज़्यादा करना है, तो ज़्यादा ऊपर। बस इतना सा आप चीज़ें याद रखना, क्वेश्चन हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टेटमेंट विच इम्प्लाइज दैट, ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत के अनुसार द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटर्नल, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए गए बाह्य कार्य के बराबर होता है। ऑल वर्क इज मैकेनिकल, सभी कार्य यांत्रिक है। नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, निकाय में न तो ऊष्मा प्रवेश करते हैं न निकलती है।
एनर्जी इज कंजर्व्ड, ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो ऊष्मा है वो कंजर्व रहती है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब ऊर्जा संरक्षित रहनी है इसका मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम को दी गई ऊष्मा उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस उस सिस्टम द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। दी गई ऊष्मा बराबर होती है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किए गए कार्य के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, यह है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद रखिएगा, काम आएगा। अब इसमें ध्यान दो, ये कह रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू द एक्सटर्नल, कि इंटरनल एनर्जी में चेंज एक्सटर्नल एनर्जी के बाह्य कार्य के बराबर है। ठीक है, अब आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन किया है वो बाह्य कार्य के बराबर है। ये कब हो सकता है? जब हम कोई हीट ना दें। ठीक है, नो हीट गिवन, अगर बाहर से कोई हीट नहीं दी गई तब। तो ये किस में होता है? ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, बाहर से ऊष्मा दी नहीं जाती, तब जो इंटरनल एनर्जी में बदलाव होगा बाह्य कार्य के बराबर हो जाएगा। ऑल वर्क इज मैकेनिकल, सभी कार्य यांत्रिक है, ये गलत है, सभी कार्य यांत्रिक नहीं होते। मैकेनिकल जो है, आंतरिक ऊर्जा जो है वो मैकेनिकल नहीं होती। ठीक है, वो इंटरनल सिस्टम है, उसमें अणुओं की काइनेटिक एनर्जी भी है, सब कुछ है, तो यांत्रिक नहीं है। नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, ये क्या होता है? ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। जब निकाय से ना तो ऊष्मा निकलती है ना ली जाती है, तो वो भी एडियाबैटिक सिस्टम होता है। बाहर से डेल्टा क्यू बराबर 0 वाला सिस्टम है ये। ठीक है, और डी तो मैंने बता दिया, ऊर्जा संरक्षित रहती है, और उस केस में डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 38 पर। A liter of perfect gas at pressure of 72 centimeter of Hg column is compressed isothermally to a volume of 900 cc. The stress in the terms of length of Hg column is, ये कह रहे हैं कि एक गैस है, परफेक्ट गैस है, आदर्श गैस है, जिसका जो दाब है वो 72 सेंटीमीटर है। अब इसके आयतन को 900 सीसी कर दिया गया, पहले तो 1 लीटर था, अब 900 सीसी कर दिया। ठीक है, और ये अगर प्रक्रम समतापी है, यानी कि ताप में कोई चेंज नहीं है, तो नए दाब कितना होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा बॉयल्स लॉ से। किससे होगा? बॉयल्स लॉ, विच सेज दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। ये आप छोटी छोटी चीजें याद रखा करो, काम आती है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि पहले वाला जो प्रेशर है वो 72 सेंटीमीटर है, जब उसका वॉल्यूम 1 लीटर है, दैट इज 1000 सीसी। मान लो 1 लीटर 1000 सीसी के बराबर होता है, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ओके, अब प्रेशर उसने कितना कर दिया ये हमें बताना है, वॉल्यूम उसका 900 सीसी कर दिया गया तो। ठीक है, अब यहां से एक कंसेप्ट समझो, मैंने बताया ना वॉल्यूम पहले 1000 था, बाद में 900 कर दिया, इट मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज किया गया। अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया गया ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज किया होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में चलते हैं। कुल मिला के देखो, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और एक कंटेनर पे एक पिस्टन लगी हुई है। पिस्टन को अगर मैं नीचे करूंगा दैट इज मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? अगर पिस्टन नीचे जाएगी प्रेशर इंक्रीज होगा। पहले तो वॉल्यूम इतना था इनिशियली, फिर मैंने पिस्टन को नीचे करा, प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को इंक्रीज किया, तब वॉल्यूम ये हो गया, दैट इज वी एफ हो गया फाइनल। तो मुझे बताओ प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं हुआ? प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं हुआ? यही सिस्टम यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे पहले 72 था वॉल्यूम 1000 था, बाद वाले से प्रेशर से वॉल्यूम कम हुआ है, ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा आएगा आंसर। अब इसमें से ज़्यादा वाला कौन सा है आंसर देख लो, मैं तो डायरेक्टली कर देता, लेकिन चलो क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिक उससे, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला होता है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी, दैट इज P1 V1 बराबर P2 V2। P2 हमें निकालना है, तो फॉर्मूला बन गया P1 V1 अपॉन V2। P1 कितना है? 72 मल्टीप्लाई V2 कितना है? 1000 डिवाइड बाई कितना है? 900। खत्म, 8 टाइम्स 80 सेंटीमीटर आंसर। और आपको पता भी लग रहा था कि यही आंसर आने वाला है। तो ये इस तरह से करा, बाकी मैंने कंसेप्ट भी बता दिया। अगर कभी न्यूमेरिकल भी नहीं दे रखा है और पूछा जाए कि डबल ट्रिपल कर दिया
और वॉल्यूम जो है पहले इतना था फिर उसका हाफ हो गया तो प्रेशर कितना हो गया, तो उसको भी डायरेक्टली इसी तरीके से आप कंसेप्ट वाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगा, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहे हैं कि कंसेप्ट को बिल्कुल निचोड़ के बता रहा हूँ। और मैं फिजिक्स में हमेशा से कहता हूँ जो ये फॉर्मूले होते हैं इनमें डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स रिलेशन याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, काम आते हैं बहुत। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। मेल्टिंग ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस। फ्रेंड्स देखो, अपने गलनांक पर बर्फ पिघल गई। अब आप कहोगे सर ये जो होगा आइसोथर्मल तो होने का नहीं क्योंकि इसमें तो ताप लगा। ध्यान दो फ्रेंड्स, आइस कब पिघलती है? आइस पिघल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो स्टेट चेंज कर रही है। मेल्टिंग का मतलब क्या है? मेल्टिंग का कंसेप्ट समझो पहले। मेल्टिंग का मतलब है कि कोई चीज सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रही है, उसी तो मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में पहुंच रही है। अब यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। दैट इज कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि बस स्टेट चेंज हो रही है। अगर वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पिघल रही है यानी सॉलिड से लिक्विड में बन रही है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो वो कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि ताप चेंज नहीं हो रहा। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब फ्रेंड इसी तरह से अगर मैं कहूँ बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, ये भी क्या है? तो ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि इस स्टेट में वाटर जो होगा किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, वाटर से वाटर वेपर में चेंज होगा। ठीक, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें केवल स्टेट चेंज होती है। ओके, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे अगर पानी बॉईल कर रहा है यानी वाटर से वाटर वेपर फेस में जा रहा है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, जस्ट स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, और जो टेम्परेचर है जो भी आप हीट लगा रहे हो वो सारी की सारी गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। इफ ई लैम्डा एंड द अल्फा लैम्डा आर द इमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ सरफेस at a given temperature for the given wavelength lambda and E lambda is the emissive power of perfectly black body for the same wavelength at the same temperature then according to the Kirchhoff law। वाह, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब एक तरह से फॉर्मूला पूछ लिया इन्होंने। कुल मिला के पूछ रहे हैं कि अगर किसी वेवलेंथ पर, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे किसी भी एक ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर है, इमिसिव मतलब उसकी एक तरह से उत्सर्जन क्षमता, ठीक है, उत्सर्जन क्षमता, और उसकी एब्जॉर्प्टिव दैट इज अल्फा लैम्डा अवशोषी क्षमता ये है, और ई लैम्डा जो है उसकी क्या है? उसकी उत्सर्जन क्षमता है। उसकी उत्सर्जन क्षमता कह दूं या उत्सर्जकता भी कह सकता हूँ। ठीक है, उत्सर्जकता है। तब आपको ये बताना है इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो फ्रेंड्स इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? इनके बीच का रिलेशन होता है ई लैम्डा अपॉन एल्फा लैम्डा इज इक्वल ई लैम्डा। ठीक है, यानी किसी भी सब्सटेंस की उत्सर्जन क्षमता और उसकी अवशोषी क्षमता का जो रेशो होता है वो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। ठीक है, उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। ये कंसेप्ट है किरचॉफ का। सो ए इज द करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा, इजी है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना क्या चाह रहा है कि भाई एक मान लो ब्लैक बॉडी है, इसकी जो उत्सर्जन क्षमता एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ई लैम्डा है। अब कोई एक दूसरी बॉडी है जिसकी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है और अवशोषक क्षमता यानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता अल्फा लैम्डा है। तो जो इन दोनों का रेशो होगा, इन दोनों का रेशो वो इस ई लैम्डा के बराबर होगा, ब्लैक बॉडी के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होगा। ये है किरचॉफ का नियम। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब है कि जो चीज़ें अच्छी उत्सर्जक होती हैं वो अच्छी अवशोषक भी होती हैं, यानी जो चीज़ जितनी ज़्यादा रेडिएशन को रिलीज कर सकती है उतनी ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सन इज कॉल्ड, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, आयनोस्फेयर, नन ऑफ दिस।
एंड द आंसर इज नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स इसमें से कोई सा नहीं होगा। मैं अगर आपको बताऊं तो सेंट्रल पोर्शन जो होगा जनरली कोर कहलाता है। अर्थ का भी कोर ही कहलाता है और सन का भी कोर कहलाता है, तो कोर कहलाता है। कोर में इनर कोर, इस तरह की कोर होती हैं। ठीक है, चलो इसके डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये रहा डायग्राम। ठीक, लेयर्स ऑफ द सन। तो अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले देखो, कभी कभी जब सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है, सोलर इक्लिप्स जो होता है, तो हमें सोलर इक्लिप्स जब फुल्ली सोलर इक्लिप्स होता है पूरा का पूरा, तो हमें सन की आउटर लेयर दिखाई देती है। सन की आउटर लेयर दिखाई देती है। पता नहीं पेन भी चलेगा नहीं, ये वाला देख लेते हैं। ये वाली जो सन की आउटर लेयर दिखाई देती है, सिर्फ ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोरोना। इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना। ठीक है, सन की आउटर लेयर को। अब कोरोना के अंदर जो एक लेयर होती है, ये वाली लेयर जो हमें जनरली रेड दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं फोटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर। और जो सबसे बाहर की लेयर है जो गैसेस से बनी है, उसे हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर। तो मैंने 3 लेयर बता दी। क्रोमोस्फेयर जो फोटोस्फेयर के बाहर है, एक फोटोस्फेयर जो सन की एक्चुअल लेयर है, ठीक है, जिसमें रिएक्शंस हो रही हैं। बाहर की लेयर क्रोमोस्फेयर जहाँ से उसके कलर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। कोरोना जो उसकी एक तरह से जो बाहर की, बिल्कुल बाहर की रेडिएशन वाली लेयर है। ये वाली जो लेयर आप देख रहे हैं ना, इसे कोरोना बोलते हैं। जो सन रेस की हीट है, एक्चुअली में हीट के कारण जो बनी हुई है, उसे कोरोना बोलते हैं। ठीक, और जो इसकी कोर है, जो बिल्कुल सेंटर का पार्ट है, बिल्कुल बीच का पार्ट, उसे हम कोर बोलते हैं। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। ये तो हो गए। चलो देखते हैं इसमें से। देखो, फोटोस्फेयर मैंने बता दिया, क्रोमोस्फेयर मैंने बता दिया, दोनों के दोनों सन से रिलेटेड हैं। लेकिन ये आइनोस्फेयर कहाँ से आया? ये आइनोस्फेयर, हाँ, अर्थ के एटमॉस्फेयर से। ये फ्रेंड्स अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर है। अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर होती है ना, ट्रेसमी, ट्रोपो, स्ट्रेटो, ठीक है, स्ट्रेटो, स्ट्रेटो के बाद मीसो, फिर आयनो, और स्ट्रेटो के अंदर ओजोन लेयर भी होती है। तो ये 4 लेयर हैं, ठीक है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है। तो आइनोस्फेयर तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की है। फोटोस्फेयर मैंने बता दिया, क्रोमोस्फेयर सबसे बाहर की लेयर सन्स की, और जो रेडिएशन जो निकलती है चारों तरफ की, वो कोरोना निकलती है। जब सोलर इक्लिप्स होता है, जो बाहर की जो लेयर दिखती है, वो कोरोना ही दिखती है। क्रोमोस्फेयर भी नहीं दिखती, फोटोस्फेयर भी नहीं दिखती, ठीक। सो और इनमें से ये जो इनर कोर होती है, वो कोर कहलाती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, नन ऑफ दिस। चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। टू स्टार S1 and S2 radiates maximum energy at wavelength of 4800 angstrom and 6400 angstrom respectively. What is the ratio of absolute temperature? फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आया है, जब भी आपको मैं बता दूं, एक तो वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, जब भी ये दो चीज का क्वेश्चन आ जाए, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, आई एम रिपीटिंग, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर का क्वेश्चन, समझ जाना वीन्स के डिस्प्लेसमेंट लॉ से आया है। किससे आया? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन का नियम। वीन का विस्थापन नियम इससे आया। अब ये क्या कहता है? ये कहता है दैट लैम्डा, लैम्डा नहीं, टी, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जो टेम्परेचर है किसी भी बॉडी का, किसी भी तारे का, जो तापमान होता है, वो उसकी तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है दैट टी मैक्स, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल बी, जो बी जो है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्लियर? इतनी बात क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो लैम्डा कम है, और अगर टेम्परेचर कम है तो लैम्डा का मान ज़्यादा है। अब ये भी ध्यान दो कि आपको पता होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य के लिए भी पता होना चाहिए कि लैम्डा जो होती है रेड कलर और लैम्डा जो होती है ब्लू कलर में जो वेरिएट्स ये होता है कि लैम्डा रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है, अधिक होती है, ठीक है, और ब्लू कलर की सबसे कम होती है, ठीक है। समझ गए? इसका मतलब ब्लू से लेके रेड तक जाने पे लैम्डा का मान बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। ओके, अब तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है, इसका मतलब टेम्परेचर कम, टेम्परेचर
ज़्यादा, टेम्परेचर का मान नीचे की ओर बढ़ता है। इतनी बात तो क्लियर होगी। ये सारा कंसेप्ट है केवल वीन के विस्थापन के नियम से। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ तो न्यूमेरिकल आगे आ गया, अगली बार जो क्वेश्चन मिलेगा ना आपको न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं मिलेगा, वो आपको डायरेक्टली ऐसे ही कंपैरिजन बेस्ड मिल जाएगा कि भाई एक तारा था वो उसका जो टेम्परेचर है वो इतना है और दूसरा तारा है उसका टेम्परेचर इतना है, तो दोनों में बताओ किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, आपको बताना पड़ेगा। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा समझ लो उसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है, वो उसकी वेवलेंथ कम है तो वो नीला दिखाई दे, उसकी वेवलेंथ कम है तो वो नीला दिखाई देगा। टेम्परेचर ज़्यादा वेवलेंथ कम नीला दिखाई देगा, और टेम्परेचर कम वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, दैट इज़ वो लाल दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। चलो खैर, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन है हमारा कि भाई दो तारे हैं S1 और S2, ये तो नाम दे दिया तारों का। वेवलेंथ दी हुई है 4800 एंगस्ट्रॉम एंड 6400 एंगस्ट्रॉम, इनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशो बताना है। तो बहुत ईजी है भाई, अगर टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के तो इनका रिलेशन क्या बनेगा, इनका रिलेशन बनेगा T1 लैम्डा 1 बराबर T2 लैम्डा 2, या फिर T1 अपॉन T2 बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। बस यही तो निकालना है, T1 रेशो T2। तो लैम्डा 2 दैट इज 6400, लैम्डा 1 4800, तो 64/48 रह गया, और ये 16 से डिवाइड हो सकते हैं 4/3। तो T1 रेशो T2 बराबर कितना आ गया, 4/3। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये भी याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि केवल यही क्वेश्चंस आते रहें, मैं कंसेप्ट बताते हुए चल रहा हूँ तो कंसेप्ट पे भी ध्यान दीजिएगा जरूर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज, समांतर क्रम में जुड़े चालकों की तुल्य ऊष्मा चालकता क्या होती है। फ्रेंड्स इसका मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तुल्य ऊष्मा चालकता अगर निकालनी है समांतर क्रम में जुड़े हुए तो उसका फॉर्मूला होता है K बराबर K1A1 प्लस K2A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। फ्रेंड्स ये वाला इसका फॉर्मूला होता है तुल्य ऊष्मा चालकता। और वैसे अगर आपको निकालना है फॉर्मूला तो उसके लिए बताता हूँ, जो ऊष्मा चालकता का फॉर्मूला जो आता है किसी भी एक के लिए, किसी भी एक चालक के लिए, ठीक है, ऊष्मा चालकता का फॉर्मूला होता है H बराबर K इंटू θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय L, ये फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि इसने कहा कि समांतर क्रम में जुड़े चालक हैं, मुझे ये नहीं बताया इसने कितने चालक हैं, फिलहाल तो दो ही दिखा रहा है क्योंकि दो ही होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए ऊष्मा चालक का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तुल्य ऊष्मा चालकता के बराबर क्या आ जाएगी, K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। A 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in the small aluminum block of mass 8 kilogram. Find the rise in temperature of the block in 2.5 minutes. Assuming 50% of power is used up in the heating machine itself or lost to the surrounding. Specific heat of the aluminum is 0.91 per gram, joule gram degree centigrade. Inverse. ओके, क्वेश्चन ये है कि एक 10 किलोवाट की ड्रिलिंग मशीन है जिससे एल्यूमिनियम के 8 किलोग्राम के टुकड़े में होल करना है और उसमें 2.5 मिनट लग दिया। 2.5 मिनट के अंदर उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया वो बताना है। और ये भी मानना है कि 10 किलोवाट की मशीन ने जो कार्य किया उसमें से 50% तो खर्च हो गई ऐसे ही, यानी कि 50% से ही कार्य हुआ बस, और जो वो कार्य हुआ उससे ये बताना है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ। तो मैं इसका आपको एक माइंड मैप बताता हूँ, एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि मशीन ने कुछ पावर की, पावर में मल्टीप्लाई करो टाइम, जिससे आपको एक मिलता है कि वर्क डन बाय मशीन। क्या मिलता है, वर्क डन बाय मशीन, कि मशीन ने टोटल कितना कार्य किया, कितनी पावर थी, कितनी देर चली वो। ठीक है, अब इस वर्क डन में से क्या हुआ, 50% उसने कहा लॉस हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचेगा वही 50%, और यही जो है वो इसी ने वर्क एक्चुअली किया है, इसी 50% एनर्जी ने वर्क किया है। ठीक है, अब इस वर्क के थ्रू या इस वर्क की एनर्जी के थ्रू कितना डेल्टा टी इंक्रीज हुआ ये निकालना है। दिस इज द माइंड मैप, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। समझ गए,
ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी भी पावर दे रखी हो, एनर्जी दे रखी हो, टाइम पूछना हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूले आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है वो भी बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे दे रखी है इन्होंने पावर, मुझे दे रखा है टाइम, मैं क्या निकालने वाला हूँ, वर्क डन। ठीक है, तो पावर कितनी है, 10 किलोवाट। ठीक है, टाइम कितना है, 2.5 मिनट्स। अब क्योंकि जो वर्क निकालूंगा मैं जूल में निकालूंगा, क्योंकि यहाँ जो स्पेसिफिक हीट है वो जूल में है। तो मैं वर्क जूल में निकालूंगा, जिसके लिए मैं पावर को लिख लेता हूँ, 10 किलोवाट है तो ये हो जाएगी 10 × 10⁻³ वाट। ओके, और टाइम कितना है, 2.5 मिनट्स। अब 2.5 मिनट्स मतलब कि 2.5 × 60, दैट विल बी इक्वल टू 150 सेकेंड्स। ओके, ये हो गया। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है P/T, 10 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 150। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1.5 × 10⁻6 जूल्स। इतना वर्क मशीन ने किया। एक्चुअल में तो मशीन चली, जितनी भी देर चली उसने इतना वर्क किया, लेकिन 50% लॉस्ट बराबर 50% रिमेनिंग। ठीक है, अब इस वाले वर्क में से 50% खत्म हो गया, 50% बचा, तो 50% रिमेनिंग का मतलब क्या है, 50/100 मल्टीप्लाई 1.5 × 10⁻6 जूल। ठीक है, इसका 50% निकाल लो तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 7.5 × 10⁻5 जूल्स वर्क किया है। ठीक है, इतना काम किया है, इतने वर्क ने ही एक्चुअल में काम किया है, इतने ही वर्क के थ्रू ड्रिलिंग हुई है। ठीक है, कितने वर्क के थ्रू, इतने, मशीन ने तो इतना किया, लेकिन जो सराउंडिंग को लॉस हो गया उसके बाद केवल इतना बचा। ओके, अब इसी के थ्रू आपको क्या करना है, इसी के थ्रू एक्चुअल वर्क निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअल वर्क बराबर एनर्जी, वही एक्चुअल वर्क एनर्जी दे रहा है। ठीक है, कितना है, 7.5 × 10⁻5 जूल्स। तो एनर्जी बराबर हीट बराबर m/c/डेल्टा T। ठीक है, वही एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई और वो किसके बराबर होती है, m/c/डेल्टा T के। यानी कि जो भी वर्क मशीन ने किया वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और उस हीट एनर्जी के थ्रू हम डेल्टा टी इजीली निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर हो जाएगा जो भी हीट है, जो भी एनर्जी हमारे पास है वो डिवाइडेड बाय m/c, मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाई c। अब डेल्टा टी बराबर हीट कितनी है, 7.5 × 10⁻5, मास कितना था, 8 किलोग्राम। ठीक है, m बराबर कितना था, मास 8 किलोग्राम, लेकिन ग्राम में रखेंगे क्योंकि c की वैल्यू ग्राम में है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻3 ग्राम, 8 × 10⁻3 ग्राम, और c की वैल्यू थी 0.91। और फ्रेंड जब आप इसे यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 103 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, 103 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, ये जो वर्क था, ये वो वर्क है जो मशीन ने एक्चुअली किया था, और उसके थ्रू कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो आंसर क्या है, ए, 103 डिग्री सेल्सियस। 44 का आंसर क्या है हमारा, ए, 103 डिग्री सेल्सियस, 103 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन में होता तो यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट कर लेते। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। तो चीज़ें ऐसे तुक्का मार के नहीं होनी कि बस सोचोगे और हो जाएगा, या हम तुक्का मार के आंसर लिख के आ जाएंगे, नहीं, सॉल्व करो, तरीके से करो, आंसर जरूर आएगा। कंसेप्ट समझो इसका, पावर दी गई थी, पावर के अकॉर्डिंग मैंने देख लिया कितना वर्क किया। अगर वो कहते हैं कि लॉस कुछ नहीं हुआ तो सारा का सारा वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, ब्लॉक के ऊपर उसने कहा कि 50% लॉस हो गया, तो ऑब्वियसली 50% बचा, वो हीट में कन्वर्ट हुआ, उसी हीट से कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो मैंने निकाल लिया, सिंपल, बस इतनी सी चीज़ थी इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर ऑन द हाई एल्टीट्यूड बिकॉज, ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलता है क्योंकि। फ्रेंड्स, ऊंचे स्थान पर यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर होता क्या है, हाई एल्टीट्यूड पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि कम वायु दाब। वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, अब जब वायु दाब कम हो जाएगा तो जो पानी है
यानी कि पानी का क्वथनांक भी कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है कि कम वायु दाब पर पानी का क्वथनांक भी कम हो जाएगा? ये तो हमें पता लग गया, ये तो हम देखें एटमॉस्फेरिक लॉइस, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो हमें पता लग गया, लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन समझो। कंसेप्ट को ऐसे मत छोड़ो, कंसेप्ट को ऐसे मत छोड़ो कि हम याद कर लेंगे पानी का कम ताप पे उबलता है ऊंची जगह पे, ठीक है, कम वायु दाब के कारण। ठीक है, पता लग गया, बेसिक है। बेसिक क्यों है वो समझो। एक्चुअली वाटर का बॉइलिंग का कंसेप्ट समझो आप पहले क्या होता है। देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ गए? तो ये वो प्रेशर है जिस पे वाष्प दाब जो होता है वायु दाब के बराबर हो जाता है या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब मान लीजिए पहले जो बॉइलिंग पॉइंट था, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो ये था, ठीक है, पहले। ओके, तो पानी जो उबलेगा वो कहाँ जाके उबलेगा? पानी इस पॉइंट पे जाके उबलेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर ये है, TBP 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यानी कि पानी यहाँ जाके उबल रहा था, चलते गया, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आ गया तब उबल गया। अब क्या हुआ, हम हाई एल्टीट्यूड पे गए, हाई एल्टीट्यूड पे क्या हुआ, वायुदाब कम हो गया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट लो एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड। अब ये कैसा हुआ, कम हुआ भाई, ऊपर वैल्यू थी नीचे आ गए तो कम हो गया ना, ठीक है, समझ रहे हो? अब मुझे बताओ, बॉइलिंग कम हो जाएगी, कम पे हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ठीक है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले ज़्यादा था तो इतनी हीट देनी पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ रही थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए, इतना तापमान देना पड़ रहा था 100 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम हुआ, तुरंत से बॉइलिंग पॉइंट गिर जाएगा, क्योंकि अब कम हीट देनी पड़ेगी, वो जल्दी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा टेम्परेचर, ये जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा प्रेशर। तो प्रेशर कम, टेम्परेचर कम, प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, सिंपल सी बात है। दो तीन कंसेप्ट यहीं से बता दिए। पहली बात तो कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है किसी भी लिक्विड के लिए। पहली चीज़, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है इसीलिए, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ओके। प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा, टेम्परेचर जितना कम प्रेशर उतना कम। ठीक, दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड ऑल दिस लॉ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। विद द राइज इन टेम्परेचर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस, ताप में वृद्धि होने पर गैस का श्यानता गुणांक इंक्रीजेस डिक्रीजेस डज नॉट चेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये कहते हैं कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो श्यानता गुणांक क्या होगा? फ्रेंड्स, श्यानता गुणांक क्या होता है एक्चुअली? इट इज़ द रिजिडिटी बिटवीन द फ्लो ऑफ सरफेस। ठीक है, दो सरफेस के बीच एक दूसरे को रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हटेंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हटेंगे, दैट इज जो शांता है, एक तरह से शांता जो गुणांक है वो बढ़ने लगेगा, शांता गुणांक उसका बढ़ जाएगा। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर हटेंगे तो शांता गुणांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। रेड शिफ्ट मीन्स लाल विस्थापन का क्या अर्थ है? सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर,
कि जो स्रोत है प्रेक्षक से दूर जा रहा है, सोर्स इज कमिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, स्रोत प्रेक्षक के निकट आ रहा है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड सोर्स, स्रोत और प्रेक्षक के बीच अपेक्षित गति नहीं है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फिर देखो रेड शिफ्ट अगर हम बात करें तो ये आपको 2 चैप्टर्स में मिलेगा, मैं आपको बता दूं यहीं से 2 चैप्टर्स में मिलेगा। एक तो ये मिलेगा आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में और एक ये मिलेगा साउंड में। साउंड में ये मिलता है डॉपलर्स इफेक्ट में। किसमें मिलता है? डॉपलर्स इफेक्ट में। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलता है यूवी स्पेक्ट्रो में। ठीक है, क्लियर समझ में आया? लाल विस्थापन। अब लाल विस्थापन होता क्या है, अगर इस कंसेप्ट को आप यहीं समझ लेना तो ये दोनों में सेम तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, ओके, चलो समझाता हूं। भाई रेड कलर का मतलब क्या है? रेड कलर का मतलब होता है हाई वेवलेंथ। ठीक है, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है। लाल रंग के लिए तरंगदैर्ध्य का मान ज्यादा होता है या सबसे ज्यादा होता है। लैम्डा जो होता है मैक्सिमम होता है फॉर रेड कलर। समझ गए? अब लाल विस्थापन का मतलब क्या है कि किसी वस्तु में लाल विस्थापन, रेड शिफ्ट का मतलब क्या है कि किसी वस्तु में या किसी में भी, हाँ वस्तु ही लिख देता हूँ, किसी वस्तु में लाल रंग बढ़ रहा है, लाल रंग की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब तरंगदैर्ध्य अधिक हो रही है, अधिक हो रही है, यानी कि तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ रहा है। समझ गए? कंसेप्ट समझ में आया? भाई कोई चीज ग्रीन पे थी तो उसकी लैम्डा कम थी, ब्लू पे सबसे कम होती है, रेड पे सबसे ज्यादा होती है। अब कोई चीज अगर रेड की तरफ जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि लैम्डा जो है वो इंक्रीज हो रही है। इतनी बात तो क्लियर? अगर लैम्डा इंक्रीज हो रही है तो एक फॉर्मूला और आता है दैट E इज इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर लैम्डा इंक्रीज हो रही है तो E डिक्रीज हो रही है, यानी कि जो एनर्जी है वो कम हो रही है। ठीक है, समझ गए? ये चीज समझ में आई? ये मैंने पूरा समझा दिया आपको कि अगर कोई चीज लाल रंग की तरफ बढ़ रही है, उसमें लाल रंग आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसकी उसकी जो वेवलेंथ है पहले जो भी थी उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है। एक बात क्लियर? अब वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो उसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इतनी बात तो क्लियर? अब किसी भी चीज की एनर्जी कब कम कब ज्यादा, समझो। एक कोई ढोल है या कोई बैंड है, घर के पास बज रहा है, किसी की बारात जा रही है, तो जब घर के पास बजता है तो समझिए उसकी साउंड बहुत तेज आती है, यानी उसमें ज्यादा एनर्जी आपको मिल रही है। जैसे जैसे वो दूर गया, जैसे जैसे वो दूर गया, एनर्जी घटनी शुरू हो गई, एनर्जी घटनी शुरू हो गई, एनर्जी कम होती जा रही है। और जब एनर्जी कम हो रही है तो उसका मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है। वेवलेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब लाल विस्थापन हो रहा है। तो लाल विस्थापन कब होगा? जब जो स्रोत है साउंड का या एनर्जी का वो प्रेक्षक से दूर जा रहा है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाएगा इसका मतलब जो है एनर्जी घटेगी, लैम्डा बढ़ेगा, तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी, तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी, दैट इज रेड की तरफ शिफ्ट होगा। समझ गए? ये था कंसेप्ट पूरा। अब यही चीज स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस के कारण लैम्डा का मान इंक्रीज हुआ, ठीक है, लैम्डा का मान इंक्रीज हुआ, लैम्डा का मान इंक्रीज का मतलब क्या है कि उसमें रेड कलर आना शुरू हो जाएगा, उसकी एनर्जी घटेगी, लैम्डा बढ़ेगा, बस, दैट्स इट। समझ गए? तो दोनों में कंसेप्ट सेम है कि रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, तरंगदैर्ध्य के मान का बनना। इसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है, रेड शिफ्ट का मतलब लैम्डा के मान में वृद्धि। और अगर हम ब्लू शिफ्ट की बात करें तो उसका मतलब क्या होगा?
ठीक है, समझो। ब्लू शिफ्ट की अगर हम बात करें तो उसका मतलब क्या है, ब्लू शिफ्ट यहीं से बताओ, ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या है, लैम्डा में कमी। और लैम्डा में कमी क्या आएगी, जब स्रोत इज कमिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, दिस इज कॉल्ड द ब्लू शिफ्ट। ठीक है, जब जो श्रोता है वो प्रेक्षक के पास आ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, लैम्डा घट रही है। ठीक, समझ गए? तो क्लियर समझ लो, याद कर लेना, अच्छा कंसेप्ट है, बढ़िया। मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी और साउंड के लिए दोनों के लिए सेम बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी वीडियो फ्रेंड बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि मुझे पता था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, तो बिल्कुल डिटेल्स में नोट्स लेके आऊँगा, जैसे आज प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 पर। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड इज 512। ये कह रहे हैं एक पाइप है जो दोनों सिरों पर खुला हुआ है। ठीक है, दोनों सिरों पर खुला हुआ है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ, जो है वो 512 हर्ट्ज की है। इफ इट इज क्लोज्ड एट वन एंड, अगर इसे एक सिरे से बंद कर दिया जाए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी, उसकी मूल आवृत्ति कितनी होगी, यानी एक सिरे पर बंद कर दिया जाए और एक सिरे पर खुला रखा जाए, तब इसकी मूल आवृत्ति कितनी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें ना एक कंसेप्ट होता है कि ओपन वाले की फ्रीक्वेंसी और क्लोज वाले की फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले से पहले ये बता दूं, इसमें जो फ्रीक्वेंसी की चाल होती है उसे हम वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, पाइप की लेंथ जो होती है उसे एल से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि पाइप सेम है, इसी पाइप को बंद करा, कोई लेंथ चेंज नहीं करी, और जो वी है वो भी सेम है, तब हमारे पास एफ ओपन, यानी कि ओपन वाले की जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है वी अपॉन 2L, और जो बंद वाले की फ्रीक्वेंसी एफ क्लोज्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी अपॉन 4L। ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा। ठीक, अब एफ ओपन की दे रखी है, एफ क्लोज की निकालनी है, तो एफ ओपन अपॉन एफ क्लोज्ड किसके बराबर हो जाएगा बताओ, v अपॉन 2L डिवाइडेड बाई v अपॉन 4L। ठीक, ओके, तो यहां से f ओपन अपॉन f क्लोज्ड बराबर किसके हो गया, 2 के। अब हमें किसकी निकालनी है, f क्लोज्ड की निकालनी है, तो f क्लोज्ड के लिए फॉर्मूला क्या बन गया कि f ओपन यानी कि ओपन वाले की आवृत्ति डिवाइडेड बाई 2, और ओपन वाले की आवृत्ति कितनी है, 512 हर्ट्ज है, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 256 हर्ट्ज रह जाएगी। ठीक है, तो क्या रह जाएगी, 256 हर्ट्ज। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों सिरों पर खुले पाइप की मूल आवृत्ति 512 अगर है, तो एक सिरा बंद कर दिया जाए तो मूल आवृत्ति कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी उसकी आधी, दैट इज 256 हर्ट्ज हो जाएगी। ये क्वेश्चन था। चलते हैं आगे, एक और सिमिलर क्वेश्चन है ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इफ वन ओपन पाइप एंड वन एंड क्लोज्ड पाइप हैव द सेम फर्स्ट हार्मोनिक, ये कह रहे हैं कि एक खुले पाइप तथा एक बंद पाइप का प्रथम सन्नादी समान हो, यानी कि प्रथम आवृत्ति समान हो, देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ओपन पाइप टू द लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप विल बी। ठीक, अब इन्होंने कहा कि दो पाइप हैं, हमें नहीं पता कैसे हैं, तो एक तो जिसके सिरा खुला हुआ है, ठीक है, और एक ऐसा है जिसका एक सिरा बंद है। ठीक है, इसकी लेंथ L2 मान लो, इसकी लेंथ L1 मान लो। ठीक है, क्योंकि इस बार लेंथ पूछी है उसने। ठीक, ये हो गया। तो इनके जो है इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी सेम है, F1 F2, और क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, ये दिया हुआ है, समान सन्नादी है ना, दैट इज प्रथम सन्नादी समान है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, ये दिया हुआ है। ओके, तो अब ये बताना है कि खुले पाइप की लंबाई बंद पाइप की लंबाई के सापेक्ष कितना अनुपात होगा, एफ क्लोज्ड वाला एफ ओपन एफ क्लोज्ड का रेशो बताना है। ठीक है, समझ में आया? अब पहले की तरह होगा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो एफ ओपन का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन 2L1, क्योंकि पाइप की लंबाई जो है इसमें अलग है, और दूसरा वाला जो क्लोज्ड है उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v अपॉन 2L2। ठीक है, क्योंकि 4L2 सॉरी, क्लोज के लिए आती है 4L2, ओपन के लिए आती है 2, और क्लोज के लिए आती है 4L2। ठीक है, बस अब इसका रेशो निकालना है, तो F ओपन अपॉन F क्लोज्ड विल बी इक्वल V अपॉन 2L1 डिवाइडेड बाय V अपॉन 4L1। ठीक है, 4L2। अब ये जो है
ये ध्यान दो, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो v अपॉन 4l2 बराबर हो गया v अपॉन 2l1 के, ठीक है। अब इसमें v से v कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, तो l1 अब बराबर किसके आ गया, 2l2 के बराबर हो गया। l1 बराबर किसके आ गया, 2l2 के बराबर, और l1 अपॉन l2 का रेशो क्या आ गया, 2/1। सो दिस विल बी द आंसर, ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे तो आप हो सकता है और इजी वे में कर लो, सबके मैथमेटिक्स का हिसाब अलग अलग होता है, ठीक है। मैं बिल्कुल डिटेल्स में करने की कोशिश करता हूँ तो इस तरह से लेंथी हो जाता है, अदरवाइज सिंपल है। आप ऊपर वाले से भी कर सकते थे कि जब F1 F2 बराबर है, यानी ओपन और क्लोज की फ्रिक्वेंसी बराबर है, तो आप डायरेक्टली रख सकते थे v अपॉन 12l1 बराबर v अपॉन 4l2, जो मैंने बाद में रखा। खैर, हो गया, समझ में आया क्वेश्चन क्या था। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला क्लियर कर लेना, मैं एक एक फॉर्मूले पे जहाँ तक है 2-2 3-3 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें नहीं होती है, जो मुझे लगता है आ सकती हैं, सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, उनको मैं कराते जा रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में उन्हीं कंसेप्ट के, ठीक, ओके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में क्योंकि 26 से शुरू करते हैं तो 50 क्वेश्चन तक रखेंगे, तो इट विल बी द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो क्वेश्चन है एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 0.5 m इज ओपन एट बोथ एंड्स। ये कह रहे हैं एक ऑर्गन पाइप है 0.5 मीटर की लेंथ का है, देखो इस बार लेंथ भी दे दी, और दोनों सिरों से खुला हुआ है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोट, ठीक है, इसके मूल स्वर की आवृत्ति क्या होगी। दोनों तरफ से खुला हुआ है, मूल स्वर की आवृत्ति बतानी है, ठीक है। तो फॉर्मूला बता दो जल्दी से, क्या होता है बताओ जल्दी से। अभी तो बताया मैंने, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन 2l, क्योंकि अगर वो दोनों एंड से खुला हुआ है या एक एंड से खुला हुआ है, ठीक है, बंद नहीं है, तो क्या होता है, खुले हुए की आवृत्ति क्या होती है, v अपॉन 2l। अब v क्या है, v है ध्वनि का वेग, दैट इज v बराबर है 350 मीटर प्रति सेकेंड, और l क्या है, लेंथ, l है लेंथ 0.5 मीटर, ये भी मीटर में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस जल्दी से रख दो, आवृत्ति बता दो, n बराबर कितनी हो जाएगी, 350 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.5, तो ये तो 1 हो गया नीचे, तो n बराबर कितना आ गया, 350 हर्ट्ज, ठीक है फ्रेंड्स, यही आंसर हो गया। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी इसी से क्वेश्चन था, तो एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, करा दिए, चीज़ें एक एक लेके चल रहा हूँ, टॉपिक कोई टॉपिक शायद ही छूटे, कोई टॉपिक छूटने दूंगा भी नहीं, ठीक है, सारे क्वेश्चन करा दूंगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो बीच बीच में, और कमेंट कर देना आपके जो भी टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वायरीज हैं, 1-2 कमेंट जरूर किया कीजिए, मुझे बताया कीजिए मेरा काम कैसा लगता है। तो फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आएगी क्वेश्चन नंबर 51 से, मिलता हूँ उसी वीडियो में, बाय।